Good morning, friend. Welcome my channel Pharma Easy Study. Today we'll discuss about the physical pharmaceutics के थर्ड यूनिट का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इस जो हमारा थर्ड यूनिट था उसका नाम था सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना। पार्ट फर्स्ट में हमने इसका सरफेस इंटरफेशियल फिनोमिना के बारे में पढ़ा था, उसका एडजॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, इंटरफेशियल सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, उसके मेथड के बारे में, मेजरमेंट मेथड के बारे में पढ़ा था। अब सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था डिटर्जेशन, सोलबलाइजेशन, एचएलबी, स्केल, एडजॉर्प्शन, डिफरेंट टाइप के एडजॉर्प्शन कैसे कैसे होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा था। अब लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इंटरफेस, मतलब सॉलिड इंटरफेस के ऊपर जो एडजॉर्प्शन होता है गैस या लिक्विड का वो कैसे होता है। सॉलिड गैस इंटरफेस पढ़ेंगे, आइसोथर्म का रूल पढ़ेंगे, इसकी इक्वेशन पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पढ़ेंगे। तो चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, एडजॉर्प्शन एट द सॉलिड इंटरफेस। ठीक है, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि किसी जहाँ पे मतलब जैसे आप एक किसी सतह पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसकी केवल ऊपरी सतह पे ही एब्जॉर्प्शन होना, इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। मतलब एब्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना, एक प्रकार का सरफेस फिनोमिना है इन व्हिच द लिक्विड एब्जॉर्ब एट द अपर पार्ट ऑफ द सॉलिड, मतलब सॉलिड के अपर पार्ट पे ही एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑफ मटेरियल एट सॉलिड इंटरफेस, मतलब जो सॉलिड इंटरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है मटेरियल का, कैन टेक प्लेस फ्रॉम आइदर एन एडजेकेंट लिक्विड और गैस फेजेस। अब एडजेकेंट लिक्विड क्या होते हैं, एडजेकेंट लिक्विड ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि जो मॉइस्चर कंटेंट होता है, ठीक है, गैस होते हुए भी वहाँ पे पानी आपको दिखने लगता है, तो उसी एडजेकेंट का मतलब क्या होता है कि ना वो लिक्विड होता है ना वो गैस होता है, मतलब दोनों के बीच का एक प्रकार का लिक्विड होता है, इसी को बोलते हैं एडजेकेंट लिक्विड। द मटेरियल यूज्ड टू एब्जॉर्ब गैस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट, मतलब जो मटेरियल जैसे टेबलेट है आपका, टेबलेट आपका मटेरियल को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो वहाँ पर जो आपका टेबलेट हुआ आपका एब्जॉर्बेंट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप सोख्ता लिए हुए हैं, सोख्ते पे आप पानी का एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं तो जो आपका सोख्ता होगा वो आपका एब्जॉर्बेंट कहलाएगा और जो पानी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेंट कहलाएगा। तो द मटेरियल यूज टू एब्जॉर्ब, मतलब ऐसे मटेरियल जो एब्जॉर्ब किया जाता है गैस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट इज द सब्सटेंस बीइंग एब्जॉर्ब्ड। और एब्जॉर्बेंट क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब किया जाता है, तो इसी को बोलते हैं एब्जॉर्बेंट। द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड लिक्विड एब्जॉर्प्शन आर यूज इन द डिकलरिंग, मतलब जो इसका प्रिंसिपल होता है सॉलिड लिक्विड एब्जॉर्प्शन का, क्यों किया जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, डिकलराइजिंग सॉल्यूशन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन को डिकलराइज करने के लिए, एब्जॉर्प्शन, क्रोमेटोग्राफी, डिटर्जेंसी एंड वेटिंग, जो कि हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। देन आता है दिस सॉलिड गैस इंटरफेस। अब सॉलिड गैस इंटरफेस का मतलब क्या होता है, मैं आपको इसको एक सिंपल टर्म में समझाता हूँ। जैसे आपने एक टेबलेट का फॉर्मुलेशन प्री फॉर्मुलेशन किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, उसको सॉलिड पार्ट में अपने टेबलेट फॉर्म में कर दिया, ठीक है, आप उसको इन्वायरमेंट में रख दिए, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में क्या है, हमारी डिफरेंट टाइप के गैसेस हैं, एयर हैं, ठीक है, तो उसका भी एक सरफेस होता है, मतलब गैस का भी एक सरफेस होता है और हमारा जो सॉलिड मटेरियल टेबलेट है उसका भी एक सरफेस है। तो टेबलेट का सरफेस और हमारा जो एयर है या गैस है उसका सरफेस जब आपस में आके मिलते हैं, जहाँ से दोनों सेपरेट होते हैं, तो उसी को बोलते हैं सॉलिड गैस इंटरफेस, मतलब सॉलिड का सरफेस एंड गैस का सरफेस जहाँ पे आके मिलते हैं उसी को बोलते हैं सॉलिड गैस इंटरफेस। द डिग्री ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय ए सॉलिड डिपेंड ऑन द केमिकल नेचर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट। कहने का मतलब क्या है, जो एब्जॉर्प्शन की क्षमता होती है या कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा या डिग्री कितनी है उसकी एब्जॉर्प्शन की, ये किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा एब्जॉर्बेंट होता है, मतलब जो हमारे सोख्ता है, जैसे सोख्ता होता है वो सोख्ता, या यहाँ पे आपका टेबलेट और एयर का मतलब वो ले रहे हैं एग्जांपल, तो जो टेबलेट है आपका एब्जॉर्बेंट है और जो गैस है वो आपका एब्जॉर्बेंट है। तो टेबलेट के केमिकल एंड एब्जॉर्बेंट के केमिकल नेचर पे निर्धारित करता है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन आपका कितना होगा। दिस सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, टेम्परेचर एंड द पार्शियल प्रेशर, ये सब भी मतलब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। दी एड्जॉर्प्शन आर जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज, मतलब जो एड्जॉर्प्शन होता है उसको दो टाइप से हम समझ सकते हैं, एक होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक होता है केमिजॉर्प्शन, ठीक है। तो फिजिकल का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आपको दिखाईमान हो, सीधा दिखाईमान हो, जो आप देख सकें, तो एसोसिएटेड विद वंडरवाल फोर्स। वंडरवाल फोर्स हमने यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, ऊपर इन्फो बटन पर आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। मतलब वंडरवाल फोर्स क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने सॉलिड पार्टिकल लिया हुआ है, ठीक है,
तो आपस में एक बाइंडिंग के होते हैं उसके जो मतलब आप इसी तरह समझिए जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो उन अणुओं के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है जो कि दोनों को आपस में जोड़े रखता है, सारे मतलब मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रहता है। तो उसी को बोलते हैं इंटर वंडर वाल फोर्स की वजह से वहाँ पे वो मतलब बाइंडिंग होती रहती है। इट इज़ रिवर्सिबल, मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर आता है केमिजॉर्प्शन, मतलब केमिकल की वजह से होने वाले एडजॉर्प्शन। द एडजॉर्प्शन इज अटैच टू द एडजॉर्बेंट बाय ए प्राइमरी केमिकल बॉन्ड, मतलब जो हमारा होता है जैसे टेबलेट और एयर में आपका जो मतलब हुआ जैसे कॉन्टामिनेशन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, एक केमिकल बॉन्ड मतलब वो प्राइमरी मिलकर प्राथमिक जिसको बोलते हैं प्राथमिक केमिकल बॉन्ड से दोनों ने आपस में कॉन्टामिनेशन कर लिया। इट इज रिवर्सिबल या रिवर्सिबल अनलेस द बॉन्ड ब्रोकन, तो मतलब इसके कारण बॉन्ड बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, ठीक है। देन आता है डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, जैसे एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि दोनों सतह का मिल जाना, और डिजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सतह का अलग हो जाना। तो रिमूवल ऑफ एब्जॉर्बेंट फ्रॉम द एब्जॉर्बेंट, मतलब कहने का क्या है कि जो हमारा सोखता है एब्जॉर्बेंट वहाँ से जो सोखा गया है एब्जॉर्बेंट दोनों का अलग हो जाना, इसी को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। देन आता है द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस फिजिकल एब्जॉर्ब ऑन ए सॉलिड एंड प्रेशर और कंसंट्रेशन इज इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों मतलब आपका जो सॉलिड है और जो एयर है, ठीक है, दोनों आपको जब एब्जॉर्ब कर लिए गए और इक्विलिब्रियम में आ गए मतलब संतुलित हो गए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यील्ड एंड एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, इस अगर इस लाइन से आपको समझ में नहीं आता है तो आइसो मतलब इस तरह समझिए कि किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर में, मतलब आपने एक कांस्टेंट टेम्परेचर दे दिया और एब्जॉर्बेंट के द्वारा एब्जॉर्बेंट को कितने अमाउंट में कितने कंसंट्रेशन में एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, इसकी रेट को हम बोलते हैं आइसोथर्म। देयर आर डिफरेंट इक्वेशन हुई डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर, मतलब इसके डिफरेंट इक्वेशन है। पहला हमारा क्या है, फ्राउनलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म गिवन बाई y इक्वल टू एक्स बाई एम इक्वल टू के पी 1/n, ठीक है। y जहाँ पे y क्या है, मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर यूनिट वेट ऑफ द एब्जॉर्बेंट, मतलब गैस को कितने मात्रा में एब्जॉर्ब किया गया। x क्या है, मास ऑफ गैस एब्जॉर्बेंट, मतलब गैस कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब की गई। m क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट, और आपका मतलब एब्जॉर्बेंट का मास या वेट क्या है। K आपका क्या है, कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, p क्या है, इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर है। देन ऑन अप्लाइंग लॉग इन द फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला में आप लॉग अप्लाई कर देंगे तो लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी हो जाएगा। प्लॉट ए ग्राफ अगेंस्ट, अब यहाँ पर एक ग्राफ का प्लॉटिकेशन करेंगे लॉग एक्स बाई एम एंड पी के बीच में ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, वहाँ पे आपको देख ही रहे हैं कि आप एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिली है लॉग के इज द इंटरसिपेट ऑन द ऑर्डिनेट एंड 1/n इज स्लोप ऑन द लाइन। देन आता है लेगमुयर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये भी प्रकार का इक्वेशन है। इसमें क्या होता है, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन और इवापोरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। देन मॉलिक्यूल्स एटम्स ऑफ गैस आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द एक्टिव साइट ऑफ द सॉलिड टू फॉर्म ए लेयर और मोनोमॉलिक्यूल थिक मोनोलेयर। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जैसे आपका जब वहाँ पे कंटामिनेशन हुआ किसी सॉलिड के बीच में और किसी गैस के बीच में, तो आप ऐसे समझिए कि वहाँ पे एक मॉइस्चर कंटेंट कर लिया उस टेबलेट के ऊपर, मतलब गैस आई, एयर आया और वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कर लिया, वहाँ पे थोड़ा लिक्विडी टाइप का बन गया और वहाँ पे एक आपकी लेयर फॉर्मेशन हो गई, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूल थिक लेयर या मोनोलेयर। एट प्रेशर पी, मतलब एक प्रेशर जब पी है, द फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड, मतलब वहाँ पे कुछ फ्रैक्शन हुआ ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल्स इज डिनोटेड बाय थीटा, मतलब जो वहाँ पे फ्रैक्शन को आप किससे डिनोट करेंगे, थीटा से। एंड द फ्रैक्शन ऑफ साइड ऑफ ऑक्यूपाइड नॉन ऑक्यूपाइड, अगर वहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं होता है तो उसको आप डिनोट करेंगे 1 माइनस थीटा फॉर एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन। आप समझ लें कि एडजॉर्प्शन में एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है, बट वहाँ पे इवापोरेशन भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड गैस इंटरफेस चल रहा है और गैस आप जानते हैं कि अगर हल्का सा टेम्परेचर उसको मिलता है तो इवापोरेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप इवापोरेशन का मतलब कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में इवापोरेशन में पढ़ा होगा या वीडियो में देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो इवापोरेशन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचाया जाए, उसके बॉइलिंग पॉइंट से आधे पर भी उसका इवापोरेशन होने लगता है। जैसे कि आप पानी गर्म कर रहे हैं,
पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बट जब वो 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आप उसको रखेंगे तो वहाँ पे वाष्पन होता रहता है, मतलब वाष्प निकलते रहते हैं, इसी को बोलते हैं एवापोरेशन। अब यहाँ पे बात आती है फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन की रेट R1 है, देन द एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द अनऑक्युपाइड स्पेस स्पॉट 1 माइनस थीटा प्रेशर इक्वल टू P। अब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मतलब एब्जॉर्प्शन हुआ और गैस मॉलिक्यूल, मतलब गैस मॉलिक्यूल का वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, उसका सरफेस मतलब गैस का सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू दी अनऑक्युपाइड स्पॉट, मतलब जहाँ पे हमको मतलब स्पॉट नहीं मिला, मतलब 1 माइनस थीटा, इसके हमारे क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है इनटू दी P। तो R इज प्रोपोर्शनल टू दी 1 माइनस थीटा P। R1 इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा P। जहाँ पे आपका K1 क्या है आपका कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन के बाद इवापोरेशन आया। अब इवापोरेशन यहाँ पे क्यों रखा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि इवापोरेशन कब होता है, उसके बॉइलिंग पॉइंट उस पर कोई निर्भर नहीं करता है। तो अगर आपका टेबलेट पे अगर आपका वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ किसी गैस का, तो आप ये जानते हैं कि अगर उसको हल्का सा भी टेम्परेचर मतलब लेटेंट हीट मिली तो वहाँ पे वाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं इवापोरेशन। अगर इवापोरेशन की रेट R2 है, ठीक है, रेट इक्वल टू R2 है ऑफ इवापोरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाउंड टू द सरफेस, मतलब सरफेस एब्जॉर्प्शन होने के बाद वहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपके मतलब उस सरफेस पे बाउंड है, इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस, फ्रैक्शन मतलब थीटा, ठीक है। तो R2 इज प्रोपोर्शनल टू द थीटा, R2 इज इक्वल टू K2 थीटा, मतलब R2, और अगर यहाँ पे K2 क्यों लेगा, क्योंकि यहाँ पे रेट जो है R2 ली गई है, तो इंडिकेशन के लिए यहाँ पे R2 की जगह आप RI भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी ले सकते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम मतलब जहाँ पे एवापोरेशन एब्जॉर्प्शन दोनों बराबर होने लगती है, तो R1 इज इक्वल टू R2, मतलब R1 इक्वल टू R2, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम संतुलित हो गए। तो R1 का मान क्या था K1 1 माइनस थीटा P, और R2 का मान K2 थीटा हो जाएगा। तो K1P 1 माइनस थीटा, जो ये P है वहाँ पे उठा के आप K1 के साथ जोड़ दिए हैं, तो K1P 1 माइनस थीटा इक्वल टू K2 थीटा। अब क्या करेंगे, K1P इंटू 1 माइनस थीटा है, तो 1 माइनस थीटा को K1P में डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो निकल के आएगा K1P माइनस K1P थीटा हो जाएगा इक्वल टू, क्यों, क्योंकि K1 इंटू 1 इक्वल टू K1 हो गया, P इक्वल टू 1 इक्वल टू P हो जाएगा। अब 1 माइनस थीटा है तो माइनस लगा देंगे, अब थीटा का गुणा करेंगे K1 थीटा और प्लस P थीटा हो जाएगा, और इक्वल टू K2 थीटा हो जाएगा। तो K1P इक्वल टू K1P थीटा प्लस K2 थीटा। अब ये कैसे आया, जो यहाँ पर K1 थीटा है इसको आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब बैलेंस कर दिया, मतलब इसको बैलेंस कर दिया, मतलब इधर उठा के भेज दिया। जैसे K1 को एक तरफ कर दिया, K2 वाले को एक तरफ करके आपने उसके एक इक्वेशन बना दी। तो K1P इक्वल टू K1P थीटा प्लस K2 थीटा, तो K1P इक्वल टू KP थीटा प्लस K2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आप थीटा को बाहर निकाल दीजिए, थीटा को आप कांस्टेंट ले लीजिए, तो K1P इक्वल टू थीटा बाहर निकाल K1P प्लस K2 हो जाएगा, और मतलब थीटा इक्वल टू K1P अपॉन K1P प्लस K2 हो जाएगा आपका। तो ये आपका हो जाएगा इवापोरेशन के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो इवापोरेशन और एब्जॉर्प्शन का फार्मूला निकल के आया था, उसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर को उसको K2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो फार्मूला निकल के आया था थीटा इक्वल टू K1P अपॉन K1P प्लस K2 निकल के आया था, ठीक है। तो वहाँ पे हम K2 से इसको डिवाइड कर देंगे, मतलब उसको भाग कर देंगे। तो थीटा इक्वल टू K1P बाई K2 अपॉन K1P प्लस K2 बाई K2 से आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो बराबर क्या आ जाएगा K1P बाई K2, ऊपर का मान वैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखने की बात आती है K1P प्लस K2 का भाग 2, मतलब एक बार K1P बाई K2 देन K2 बाई K2, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस लगा हुआ है, दोनों हमारे अलग अलग हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन होता तो सीधा K1P इंटू K2 बाई K2 कर देते, बट यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो टेक P एज अ कॉमन। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि P आपको कॉमन ले सकते हैं, तो P आप कॉमन ले लिए, तो ऊपर वाले में जब कॉमन लेंगे तो K1 बाई K2 आ जाएगा, और नीचे वाले में जब कॉमन लेंगे तो P कॉमन लेने के बाद 1 प्लस K1 बाई K2 आ जाएगा। तो क्या होगा, रिप्लेस K1 इक्वल टू K2 प्लस K1 बाई K2 इक्वल टू K। तो K का मान अगर आप K1 बाई K2 रखें तो थीटा इक्वल टू KP बाई 1 प्लस KP हो जाएगा। अगेन रिप्लेस द थीटा एज अल्फ़ाबेटिकली, जो थीटा है उसको आप अल्फ़ाबेटिकली रखेंगे, तो Y इक्वल टू KP प्लस KP बाई 1 प्लस KP। ये हो गया आपका लेगुमेंट एब्जॉर्प्शन इक्वेशन। देन आपका यहाँ पे एक प्लॉट ग्राफ हो जाएगा वाई और प्रेशर के मध्य में। देन आता है वन अनदर लेगुमेंट एंड प्रेशर इक्वेशन सेकेंड टाइप, P अपॉन वाई P नॉट माइनस P इक्वल टू 1 बाई वाई के प्लस B माइनस 1
बाई वाई के इंटू पी बाई पी नॉट, जहाँ पी इक्वल टू प्रेशर ऑफ एब्जॉर्बेंट हो जाएगा, वाई इक्वल टू मास ऑफ वेपर पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट हो जाएगा, पी नॉट आपका वेपर प्रेशर व्हेन दी एब्जॉर्बेंट इज सेचुरेटेड ये हो जाएगा, और वाई आपका क्वांटिटी ऑफ दी वेपर एंड के आपका कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। अब सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के से आप क्या समझते हैं कि मतलब आपका जो मिक्सचर है इमिसिबल लिक्विड है, वहाँ पे आप सॉलिड और लिक्विड का यूज कर रहे हैं। मतलब कहने का क्या है, आप सॉलिड लीजिए नॉन पोलर और लिक्विड लीजिए पोलर, तो अगर जब आप दोनों को आपस में मिसिबल करेंगे तो वहाँ पर एक लेयर बनेगी। मतलब कहने का क्या है, जो सॉलिड का सरफेस होगा और लिक्विड का सरफेस होगा दोनों एक जगह पे मिल जाएंगे, मतलब मिसिबल नहीं होंगे, बट आपको वहाँ पे दिखाई देगा जैसे वाटर वॉल्यूम वाटर होता है, ठीक है, वहाँ पर एक फिल्म बन जाती है। उसी तरह आप ऑयल की जगह कोई ऐसा ले लेंगे जो वाटर में इमिसिबल हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप जैसे मतलब आप फिनोफ्लिन इंडिकेटर ले लेंगे या स्टार्च ले लेंगे, जब उसको आप उससे मिलाएंगे तो देखेंगे स्टार का जो सरफेस वो अलग हो जाएगा और जो आपका वाटर का या होगा वो आपका अलग दिखाई देगा। तो इसी को बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। तो इसमें drugs such as alkaloid, fatty acid and even inorganic acid and bases can be absorbed from solution on the solid such as charcoal and alumina. For absorption of solid molecule from the solution, the presence of solid gas system is replaced by concentration। तो जो इसका फॉर्मूला निकल के आएगा C by Y इक्वल टू 1 by BYM प्लस C by YM। तो जहाँ पे C इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, Y आपका रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सरफेस पर ग्राम ऑफ एब्जॉर्बेंट एट इक्विलिब्रियम, B आपका कांस्टेंट और YM आपका क्या हो जाएगा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। देन आता है इसके एप्लीकेशन, एब्जॉर्प्शन के कुछ एप्लीकेशन है, जैसे एब्जॉर्प्शन ऑफ द पॉइसरस। पॉइसरस क्या होते हैं, छिद्र युक्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पत्थर होते हैं या कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें छिद्रानुमा होता है, वहाँ पे सोख लिए जाते हैं गैसेस एट द सरफेस ऑफ द मास used to by coal miner। Absorption of the traces of air to remove from the surface, absorption of the moisture in medicine by silica gel पेस्टेस एंड इन अदर टू स्टोन इन कंट्रोल ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ द कलरिंग एजेंट। तो थर्ड यूनिट यहाँ पे ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। चैनल आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको नोट्स एंड ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो अगेन।